हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था सरकारी कंपनी का अंकेक्षण और हम पढ़ रहे थे केक के बारे में। और केक के संविधान के प्रावधान हमने शुरू कर दिए थे, जो आपको आर्टिकल 148 से 151 तक पढ़ने हैं। कल मैंने आपको एक टॉपिक करा दिया था आर्टिकल 148। बताओ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। केक की नियुक्ति, पद की अवधि, पद से हटाना, पारिश्रमिक, ये जो छोटी मोटी बातें पढ़ी है आपने, ये सब चीजें आप आर्टिकल 148 में देख सकते हो। जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 148 में देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे 149, 150 और 151। देखो इनमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 149 जो है ये सिंपल सा आर्टिकल है जो केग का कर्तव्य बताता है। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, कि सब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज क्या क्या हैं। तो केक के कर्तव्य किसमें लिखे हुए हैं? भारत के संविधान के आर्टिकल 149 में। इन्होंने केक का कर्तव्य पर्टिकुलर किसके संबंध में? लेखों के संबंध में बताया है। लेखों के संबंध में बताया है। अब इसको एक बार थोड़ा सा समझना। देखो जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हो, चाहे केंद्र स्तर के हो, चाहे यूनियन टेरिटरी स्तर के हो, उन सबको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। आप जहाँ पे नौकरी लगोगे, जूनियर अकाउंटेंट बनोगे, तो आपको तो काम ही यही करना है, लेखा पुस्तकें मेंटेन करनी है। तो ये जो लेखे बनाए जाते हैं सरकारी विभाग के, वो किस फॉर्मेट में बनेंगे? एक बात, क्योंकि अलग अलग विभाग के अलग अलग क्या है, फॉर्मेट है। और फिर बना के उसका करोगे क्या? भाई खाते तैयार कर लिया आपने। जैसे एक नॉर्मल कंपनी की बात करें तो नॉर्मल कंपनी क्या करती है? भाई खाते तैयार करती है, फिर एक ऑडिटर को अपॉइंट करती है, उससे जांच पड़ताल करवाती है। ऑडिटर क्या करता है? उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है और एजीएम में रिपोर्ट सबमिट करता है। ये नॉर्मल कंपनी में तो यही होता है। सरकारी विभागों में क्या होगा? सरकारी विभाग में ये सारा काम जो है वो कौन करेगा? केग करेगा। तो केग सरकारी विभाग में क्या करेगा कि ये जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सबके बही खातों का संकलन करेगा। सभी सरकारी विभाग के लेखों का क्या करेगा? संकलन करेगा। संकलन मतलब कंपाइलेशन। कंपाइलेशन इकट्ठा करना, एक साथ जोड़ना। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, ये एक समुद्र है, ठीक है। आप मुझे बताओ इस समुद्र में पानी कहां से आता है? नदियों से। अब एक नदी इधर से बहती हुई आके गिर गई, एक इधर से बहती हुई आ गई, एक यहां से बहती हुई आ गई, एक यहां से बहती हुई आ गई। तो ये सब क्या है? ये नदियां हैं। ये सब नदियां बह के किस में आ रही हैं? ऐसे ही अपना देश जो है ना, उसमें ये राज्य, यूनियन टेरिटरी, ये नदियां हैं। और इन सबको लाके एक जगह पे इकट्ठा करना है। इस समुद्र को हम कहेंगे कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, सीएफआई। कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया।
जिसको हिंदी में कहते हैं भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि, यहां तक समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं इसको? भारत की संचित निधि। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि साहब इस देश की आय कितनी है, आप इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे, आपके कोर्स में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, नेशनल इनकम आएगा। पूरे राष्ट्र की आय ज्ञात करनी है कि साहब राष्ट्र में कितनी इनकम हुई, कितना ग्रोस प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी, कितनी नेट इनकम हुई, कितने व्यय हुए, किसकी बात कर रहे हैं हम? और ये राष्ट्र क्या है? भारत कहाँ मिलता है? मेरे को बताओ, मेरे को टिकट कटानी है भारत की, मैं भी घूम के आ जाऊं। मैं तो जयपुर में हूं, भारत का है सर। भारत क्या है? भारत इन सबको मिलाकर भारत कहते हैं, समझ लो ना। ऐसे ही सेम कहानी हम किस पे लगा रहे हैं? यहां पर सरकारी विभाग जितने भी हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हों, चाहे वो केंद्र स्तर के हों, और चाहे वो यूनियन टेरिटरी के हों, उन सब विभाग के अपने अपने क्या होते हैं? खाते होते हैं। इन खातों के संबंध में केक का एक कर्तव्य डाल दिया कि साहब सब अपने अपने बही खाते तैयार कर रहे हैं। अच्छा, कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि साहब बही खाते तैयार करने का जो कर्तव्य है वो केक का है। केक का थोड़ी है। आप जिस जगह पे नौकरी करोगे, केक थोड़ी बही खाते लिखेगा। पर वो क्या करेगा? ये जितने भी बही खाते लिखे गए हैं सरकारी विभाग के, उन सबके लेखों का क्या करेगा? संकलन करेगा। संकलन मतलब ये नदियां जितनी भी बह रही हैं सब आके किस में मिलेंगी? समुद्र में। तो ये अलग अलग विभाग नदी हो गई, और ये समुद्र अपना देश हो गया। और इस पूरे देश के फंड्स को अपन क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। तो ये काम किसका है? केक का है कि केक संपूर्ण सरकारी विभागों के लेखों का क्या करेगा? संकलन करेगा। संकलन कर लिया, समरी बना ली एक पूरी। बताओ बना ली नहीं बना ली? आपको जूनियर अकाउंटेंट में प्रॉब्लम क्या आएगी ये बताओ। देखो एक प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप लोगों को अनुभव नहीं है, मुझे मालूम है। क्या होता है कि हमें चाहते हैं भाई कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन रहे नहीं, तो इसलिए हम लोग पूरा एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। क्यों है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि छोटे मोटे बच्चे 12-12 सब्जेक्ट कैसे चलेंगे। एक सब्जेक्ट थोड़ी है, कितनी है? 12 सब्जेक्ट और इतना सारा कोर्स, और फिर उसको आप पढ़ लो, चाहे जितना पढ़ लो, लेकिन अगर आपके ब्रेन में, आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं रहेंगे तो सब बेकार है। भैया आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन देख के ये लगे कि यार पढ़ा तो था, पर क्या था ये मालूम नहीं, तो वो पढ़ना बेकार हो गया ना। तो उसके लिए क्या करेंगे आप उसको समराइज बनाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से कि एक बार में हम पूरे को क्या कर जाएं? रिवीजन कर दें। यही करना चाहोगे? और समराइज आदमी वही कर सकता है जब उसने पहले डिटेल में पढ़ लिया हो। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हमें एक कहानी सुनाई जाती थी, एक लकड़हारे की। सुनिए आप लोगों ने? कि वो चिल्लाता रहता था, भेड़िया आया, झूठ बोलता था। क्योंकि पूरी स्टोरी सुनाते थे गुरुजी कि गांव में एक लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ी काटने गया, फिर एक दिन उसने सोचा गांव वालों को बेवकूफ बनाया जाए, तो उसने आवाज चिल्लाना शुरू कर दिया कि भेड़िया आया। तो सारे गांव वाले उसको बचाने के लिए भाग के आए, लेकिन भेड़िया तो आया ही नहीं था, उसने झूठ बोला। तो उसको बड़े मजे आए बेवकूफ बना के। तो अब उसने ये अपनी आदत बना ली, वो बार बार झूठ बोलता, बार बार गांव वाले उसको बचाने आते, और उसको मजे आते थे इस चीज में। फिर क्या हुआ, एक दिन सच में भेड़िया आ गया, और वो वैसे ही चिल्लाने लगा, भेड़िया है। गांव वाले गए ऐसे बेवकूफ बनाते, कौन जाएगा इसके लिए, और उसको खा गया। इतनी स्टोरी सुना के गुरुजी बोलते थे मोरल ऑफ द स्टोरी, एक वन वर्ड में बताओ क्या हुआ? कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।
और तो डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी होती है। तो ये अपनी क्या है, इस पूरी सरकारी विभागों का ये क्या है, समरी है। और ये कौन बनाएगा, केक बनाएगा। अब बना के करेगा क्या ये बताओ। संकलन कर लिया, कंपाइल कर लिया, कंपाइलेशन करने के बाद क्या करेगा, इसको प्रस्तुत करेगा। तो केग का कर्तव्य क्या हो गया लेखों के संबंध में, बताओ। सभी सरकारी विभाग के लेखों का क्या करना, संकलन करना और उन्हें क्या करना, प्रस्तुत करना। अब बात आती कि प्रस्तुत कहां करे, तो वही तीन बातें, या तो प्रस्तुत कहां होंगे, संसद में, या प्रस्तुत कहां होंगे, राज्य विधानमंडल में, या फिर कहां होंगे, यूनियन टेरिटरी के विधानमंडल में। समझ में आ रहा है। संसद में किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष। राज्य विधानमंडल में किसके समक्ष, राज्यपाल के समक्ष। और यूनियन टेरिटरी में किसके समक्ष, प्रशासक के समक्ष। और ये बातें किस में लिखी हुई है, आर्टिकल 149 में। समझ में आ गया। आपको तो इतना सा ध्यान रखना है, केक की नियुक्ति, पद की अवधि, हटाना, पारिश्रमिक, ये सारे प्रावधान तो किसमें है, 148 में। और 149 केक का क्या बताता है, कर्तव्य, वो भी किसके संबंध में, लेखों के संबंध में। तो देखो पढ़ के सुना रहा हूं। आर्टिकल 149 क्या कह रहा है, राज्य के, केंद्र के, यूनियन टेरिटरी के, इनके खातों का केक क्या करेगा, संकलन करेगा, कंपाइल करेगा। और साथ ही साथ राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक जैसा भी मामला हो उनको प्रस्तुत करेगा। समझ में आ गया। ये सब मुझे नहीं मालूम, ये जीके वाले सर पूछेंगे। स्टेट के एजी वगैरह को कौन अपॉइंट करता है, ये जीके की क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, जीके आती है हमारी जीके खराब हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया। आर्टिकल 149 तक क्लियर है। आर्टिकल 150 बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 150। आर्टिकल 150 में इतनी सी बात लिखी हुई है, आप बताओ सरकारी विभाग जो अपने खाते बनाएंगे उसका कोई फॉर्मेट तो होता होगा, कोई प्रारूप तो होता होगा। और आप देखोगे हर विभाग के अलग अलग क्या है, प्रारूप है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। कोई कैसे बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है। बात यह है कि सरकारी विभाग के खातों का प्रारूप कौन निर्धारित करेगा, खातों का प्रारूप कौन निर्धारित करेगा। यानी कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स का निर्धारण कौन करेगा। बताओ कौन करेगा। क्या आपको इस फॉर्मेट, प्रारूप नहीं जानते क्या, फॉर्मेट होता है जैसे कंपनी की बैलेंस शीट, आप ये लालाजी स्टाइल में बना दो। कंपनी की बैलेंस शीट किस में बना दो, लालाजी स्टाइल में, तो ये कंपनी एक्ट का उल्लंघन हो गया। क्योंकि कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या दिया हुआ है, तो आपको उस फॉर्मेट में बनाना है। सर क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मेट में बनाओ ऐसे बना दो, चीज तो वही है। बहुत फर्क पड़ता है। मेरे जीजाजी लोग जब घर पे आते हैं तो मेरी वाइफ उनके लिए सलाद काटती है। साहब आप देखोगे सलाद की भी डिजाइन है, बाकायदा गोल गोल प्याज कटे हुए हैं, ठीक है, टमाटर कटे हुए हैं, ककड़ी कटी हुई है, सजाया हुआ है। कल मैंने शाम को कह दिया कि दाल के साथ प्याज तो दे दे, तो मेरे को बोलती ले केस कर। अरे मैंने कहा देवी काट के तो दे दे, बोला मुक्की मार के खा लो। अब प्याज तो प्याज है, जाना तो पेट में ही है। आपके सर क्या फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ता है। प्रेजेंटेशन का तो बहुत फर्क पड़ता है, बताओ है कि नहीं है। प्रस्तुतिकरण का तो ये प्रारूप निर्धारित होते हैं सबके। अब बात आती कि इनके प्रारूप का निर्धारण कौन करेगा, तो यहां ये गलती मत कर देना कि केग निर्धारित करेगा। केग फॉर्मेट डिसाइड नहीं करता है, पर केग का रोल बहुत है। केग की सलाह के बिना ये काम नहीं होगा। केग के परामर्श से
कौन डिसाइड करेगा बताओ? केक के परामर्श से डिसाइड किया जाएगा, यानी कि बीच में किसको लिया जाएगा? केक को, और उनसे राय विचार विमर्श किया जाएगा। और ये देखो आर्टिकल 151 में लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य के खातों के संबंध में, सॉरी आर्टिकल 150 में लिखा हुआ है केंद्र और राज्य के खाते ऐसे फॉर्मेट में रखे जाएंगे जो कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसके परामर्श से? तो ये ध्यान रखना, केग के परामर्श से किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि साहब सरकारी विभागों के खातों का प्रारूप किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसके परामर्श से? केग के परामर्श से। अब प्रैक्टिकली क्या है, राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, वो पावर ही किसको डेलीगेट कर देता है कि सब आप ही करो। पर हमें थ्योरेटिकल अगर पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है। आर्टिकल 150 समझ में आ गया। और आर्टिकल 151 ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसमें आपको दिया हुआ है कौन सा टॉपिक? ऑडिट रिपोर्ट। याद है या भूल गए? बताओ, कल बताया था। सरकारी विभाग में जो ऑडिट रिपोर्ट है किसको प्रस्तुत की जाएगी? अगर केंद्र का मामला है तो राष्ट्रपति को। कहां पर? संसद में। और राज्य का मामला है तो राज्यपाल को। कहां पर? राज्य विधानमंडल में। और यूनियन टेरिटरी का मामला है तो प्रशासक को। कहां पर? यूनियन टेरिटरी विधानमंडल में। यह बात किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल 151 में, कि केग केंद्र और राज्य के खातों के संबंध में। अच्छा, प्रस्तुत कौन करेगा? रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करेगा? केग करेगा। और अगर सरकारी कंपनी है तो बताओ, सरकारी कंपनी की ऑडिट कौन करता है? सीए या सीएजी? सरकारी कंपनी, कंपनी का नाम आते ही क्या कहोगे कि साहब सीए ही बनाएगा रिपोर्ट। पर सीए अपनी रिपोर्ट संसद में नहीं देता है। सीए को अपॉइंट किसने किया? केग ने। तो सीए अपनी रिपोर्ट किसको देगा? केग को। फिर केग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। बोलो, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, सरकारी कंपनी की एक कॉपी एजीएम में जाएगी और एक कॉपी किसको जाएगी? सीएनडीजी को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमको उसने नियुक्त किया है। ठीक है। और फिर केग क्या करेगा? केंद्र का मामला है, राज्य का मामला है, यूनियन टेरिटरी का मामला है, उस अकॉर्डिंग ये वहां पे सबमिट होंगे। और ये बात कहां पे लिखी हुई है? आर्टिकल 151 में। बोलो, यहां तक समझ में आ गया क्या? तो ये आज मैंने आपको केग के प्रोविजन करा दिए पूरे, कि केग का एक इंट्रोडक्शन हो गया, और संविधान के भी क्या करा दिए? प्रावधान। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं। हम पढ़ेंगे दो चीजें, केग के पावर और केग के कर्तव्य। कि साहब केग की क्या तो ड्यूटीज हैं और क्या उनके पास में पावर है। ड्यूटीज ऑफ केग समझ में आ रहा है? सीएनडीजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की क्या ड्यूटीज हैं। तो देखो क्या क्या ड्यूटीज हैं, समझते जाना। सबसे पहली ड्यूटी मैं आपको बता रहा हूं, किसके संबंध में? लेखों के संबंध में। लेखों के संबंध में, इन रिलेशन टू अकाउंट्स। अकाउंट्स के संबंध में केग की क्या ड्यूटीज है, ये बच्चों अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ी थी, जो आज आते ही मैंने शुरू करा है। आर्टिकल किसमें दिया हुआ है? बताओ क्या कर्तव्य है लेखों के संबंध में? संकलन करना और प्रस्तुत करना। ये काम किसका है? केग का। पहला कर्तव्य समझ में आ गया? क्लियर है सबके? अब आ जाओ दूसरा, अंकेक्षण के संबंध में। अंकेक्षण के संबंध में, इन रिलेशन टू ऑडिट। लेखों के संबंध में तो कर्तव्य क्या हमारा? संकलन करना और क्या करना? प्रस्तुत करना। ये तो केग का कर्तव्य हो गया। ऑडिट के संबंध में केग के क्या कर्तव्य हैं, इसको समझना।
मुझे बताओ, सरकारी विभाग की, सरकारी निगम की, सरकारी कंपनियों की ऑडिट कौन करवाएगा? तो आपके दिमाग में एक विचार आता है, सर कौन सी सरकारी विभाग की, राज्य की कि केंद्र की? तो मैं आपको कहूंगा सबकी। यहां एक वन वर्ड में डायलॉग देता हूं, भारत की संचित निधि में, भारत की संचित निधि में जो भी प्राप्ति आएंगी, जो भी प्राप्ति आएंगी और जो भी क्या होंगे, वे होंगे, उन सब की ऑडिट कौन करवाएगा? केक करवाएगा। प्राप्ति और व्यय का अंकेक्षण, ये किसका कर्तव्य है? केक का। कि भारत की जो संचित निधि है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CFI, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। तो जो भारत के कोष हैं, उसमें जो भी पैसा आएगा और जो भी पैसा जाएगा, उन सबकी ऑडिट कौन करवाएगा? केक करवाएगा। बोलो, एक बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ, क्या ये सरकारी विभाग व्यापार भी करते हैं क्या? बताओ, क्या सरकारी विभाग व्यापार भी करते हैं? क्या सरकार व्यापार करती है या नहीं करती? सब बड़े बड़े नवरत्न कंपनियां हैं इनकी, तो बहुत सारे नाम है, BPCL, BSNL, कौन सा मुफ्त में सिम दे रहा है? व्यापार भी कर रहे हैं। तो अगर ये व्यापार कर रहे हैं तो इनके व्यापारिक क्या बनेंगे? खाते, ट्रेडिंग अकाउंट बनेंगे। और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो क्या बनेंगे? निर्माणी खाते। बाकायदा इनका लाभ हानि अनुपात खाता बनेगा। बाकायदा इनकी क्या बनेगी? बैलेंस शीट बनेगी। उनका भी अंकेक्षण, लेकिन किसका बताओ? ये सार्वजनिक उपक्रम। प्राइवेट लोगों में केक का कोई रोल नहीं है। सार्वजनिक उपक्रम के व्यापारिक खाते, निर्माणी खाते, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, इन सब की ऑडिट भी कौन कराएगा? केक कराएगा। बोले, दो बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? देखो, मैं आपको बात बताता हूं, जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो बहुत सारे लोगों ने नारा लगाया कि चलो पाकिस्तान चलो। कुछ लोग जाति के हिसाब से पाकिस्तान चले गए। आज वो नारा लगा रहे हैं कि चलो हिंदुस्तान चलो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, बर्बाद हो गया, खत्म है देश, कुछ नहीं है। कैसा है? बिल्कुल खत्म है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। वो बस एक कहते हैं ना कि गांव दुनिया के सामने इज्जत रख रखी है, अंदर से क्या हो चुका है? खोखला। वहां पे थोड़े दिनों बाद में ये पोजीशन आ जाएगी, वो चीन का गुलाम हो चुका है। वो तो खाली दिखा रहा है कि मैं एक स्वतंत्र देश हूं, वो स्वतंत्र है कहां? दूसरे के ऊपर निर्भर हो। तो ये हालात हो गए। क्या ऐसे हालात किसी भी देश के कभी भी हो सकते हैं? बताओ। मैं आपको कोरोना काल की स्टोरी बताता हूं। कोरोना काल में क्या हुआ साहब, लॉकडाउन लगा, तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन सब ने फैक्ट्री बंद कर दी। 1 रुपया अपने कर्मचारी को नहीं दिया किसी ने भी। अब 2 महीने आदमी खाएगा क्या? तो सेठ जी लोगों को खाना बांट रहे कि साहब गरीबों की मदद करेंगे, फोटो खिंचा रहे, फेसबुक पे डाल रहे। मैं कहा जी, अपने माँ बाप को भूखा रख के बाहर रोड पे कोई भिखारी को रोटी दो ना, उससे बढ़िया माँ बाप के साथ खाना खा लो। मैं कहा, आप अपने कर्मचारियों को तो सैलरी दे ही नहीं रहे हो, जो आपके लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनको आप पूछ ही नहीं रहे हो, और बाहर आप रोटियां बांट रहे हो, तो बेकार है ऐसी रोटी। तो बोले, सर कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? मैंने तो एक क्लाइंट को बोल दिया, मुंह पे ही बोल दिया था ऐसा। तो मेरे को बोलता, सर मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? 25 लाख रुपए सैलरी है मेरी महीने की, और 25 लाख रुपए की सैलरी है, क्यों 500-700 वर्कर उनकी यहाँ पे। तो मैंने कहा, सर 2 महीने तो देने, 50 लाख रुपए का नुकसान सही। और सर इतने पैसे कहां से लाऊं? मैंने कहा, ये बिल्डिंग खड़ी कर ली, कहां से कर ली? इतने बड़े बड़े पैसे कमा लिए, पर साहब किसी से 5 रुपया नहीं छूटा।
तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे को फोन ही कर दिया, उनके जो एम्प्लॉय थे, कि सर को बोलो सर कुछ तो दिलाए, खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि यार पूरी जिंदगी कमा रहा था, तेरे से 2 महीने नहीं खाया जा रहा, तो फिर कमाई का बेकार। इतना आपके पास में कंटिंजेंसी क्या होने चाहिए, फंड्स होने चाहिए कि कोई इस टाइप की विपदा आ जाए, कोई आकस्मिक ऐसी कोई विपदा आ जाए तो हम उसको संभाल सकें। क्या हर एक देश में इस टाइप के फंड्स होते हैं या नहीं होते? क्योंकि जब तक किम जोंग है ये फंड रखने पड़ेंगे। नहीं समझे? कब बटन दबा दे और मिसाइल छोड़ दे, क्वेश्चन की है। तो हर देश में एक फंड होते हैं जिसका नाम क्या है, कंटिंजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट्स। कंटिंजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट्स, जो आपको कभी कंटिंजेंसी में काम आ सकते हैं और हर देश के होते हैं। इस अकाउंट्स का अंकेक्षण भी कौन करेगा? CNDG। हर देश में आपदा प्रबंध की व्यवस्था होती है। अभी देखो तुर्की में क्या हुआ, भूकंप आ गया, और जो आप अखबारों में आंकड़े पढ़ रहे हो ना, 60,000 मर गए, 70,000 मर गए, ये तो 10% मान लेना आप, समझ रहे हो? इसका मतलब खूब लोग मरे और एक ही रात में मर गए क्यों? भूकंप आ गया। अब आ गया तो आ गया, तो प्राकृतिक आपदा है और ये किसी के साथ भी हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसको संभालने के लिए देश के पास क्या होते हैं? पैसे होने चाहिए। तो उन पैसों का आवागमन जो होता है उसकी ऑडिट भी कौन करेगा? बताओ। अब देखो, जब आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे और आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरवाओगे तो आपको टैक्स के साथ साथ सेस का पेमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे आपका 30% टैक्स स्लैब में आ गए मान लीजिए आप, तो अपने देश में 4% क्या लगता है इसके ऊपर? टैक्स के ऊपर 4% सेस लगता है। वो सेस क्या है? हेल्थ का और एजुकेशन सेस है, कि भाई हम हमारी जनता को हेल्थ और एजुकेशन के लिए पैसा बांटेंगे। तो ये जो सेस का पैसा है ना, सरकार अपने काम में नहीं लेती, ये उसी काम में जाएगा। तो ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो किस में आती हैं? कंटिंजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट्स में। तो देखो, अकाउंट से रिलेटेड आपको कर्तव्य समझ में आ गया कि क्या करेगा। सरकार में जो भी उत्तरदायी व्यक्ति हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का, उन उत्तरदायी व्यक्तियों से खाते प्राप्त करेगा, उनका संकलन करेगा और कहां प्रस्तुत करेगा? संसद या राज्य विधानमंडल में। ऑडिट के संबंध में इसके क्या कर्तव्य हैं? भारत की संचित निधि के जो भी आए और जो भी गए, यानी कि आय और व्यय, प्राप्ति और भुगतान, इन सब की ऑडिट कौन करेगा? CNDG। हर एक देश में कंटिंजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, उनके लेन देनों की ऑडिट भी कौन करेगा? CNDG। और अगर इनके व्यापारिक खाते हैं, निर्माणी, व्यापारी, लाभानी, इनकी ऑडिट भी कौन करेगा? बताओ, CNDG। यहां तक समझ में आ गया क्या? क्लियर है? हाँ, निगम हो चाहे कोई भी हो, सारे उसी में आगे राज्य के अंदर में आएंगे। सबकी ऑडिट कौन करेगा? केक करेगा। आप सर केक कहां करता है? तो ऑडिटर आते हैं। मतलब केक तो कौन है? सर्वोच्च अधिकारी। उसके अंडर में क्या बने हुए हैं? बोर्ड बने हुए हैं, अलग अलग बने हुए हैं। तो आप लोग कभी केक के दर्शन थोड़ी करोगे अगर सरकारी ऑडिट आपकी आ भी गई तो। और ऑडिट तो आएगी आपके यहाँ पर। आपको डर ही एक चीज का लगेगा, यार ऑडिट वाले आएंगे, और वो पैरा बना जाते हैं, फिर जवाब आपको देना पड़ता है कि आपके काम में ये कमी पाई गई। यहां तक समझ में आ गया? अभी मैं कल परसों की एक बात बताता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक PO बन के एक बंदा लगा नौकरी पे, और मैं लोन कराता हूं, तो मैंने उसको थोड़ा सा लालच दे रखा है। तो वो लालच में आ भी गया, क्योंकि आदमी को कैसे खरीदते हैं ये मैं अच्छे से जानता हूं, बहुत बढ़िया से। खरीदना तो मुझे खूब आता है। तो साहब, स्टोरी क्या हुई कि हमारी अच्छी ट्यूनिंग हो गई, क्योंकि वो मेरा फोन पे काम कर देता है और उसका भी 2 पैसे की आमदनी हो रही है। हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लोन दिला रहे हैं, क्या नुकसान क्या है इसमें? बैंक वाले को भी 2 पैसे मिल रहे हैं, मैं भी 2 पैसे कमा रहा हूं,
सरकार को भी आमदनी हो रही है। तो क्या होता है, जो नौकरी पेशा आदमी होता है ना, जब तक नौकरी नहीं लगती तो वैसे परेशान कि यार बेरोजगार है, नौकरी नहीं लग रही। जब नौकरी लग जाती है तो अपने बेरोजगारी के दिन तो भूल जाता है, क्योंकि नौकरी लगते ही उसकी शादी हो जाती है। तो उसको एक मोटिव मिल जाता है जो उसको उकसाता है कि फ्रॉड करो। नहीं तो आदमी सोचता है यार मेरे को क्या जरूरत है, सुबह शाम 2 खाना खाता हूं, यही तो है ना। अगर मैं मेरे पूरे दिन की स्टोरी बताऊं तो 50 रुपए का खर्चा नहीं है मेरा, तो क्या फायदा इतना कमाने का। पर बहुत सारे मोटिव हैं जो हमें ये सब करने के लिए उकसाते रहते हैं कि ये सब करो तो आपके साथ ऐसा होगा। धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में आएंगे तो आप लोगों के टच में आएंगे, पब्लिक डीलिंग होगी आपकी, तो आप देखेंगे कि यार ये शक्ल से दिखने वाला पागल सा आदमी ये साल के 5 करोड़ कमाता है और मैं साल के 5 लाख कमाता हूं। मतलब मैं तो पूरा जीवन जी लूंगा ना तो इसके 1 साल की जितना नहीं कमा पाऊंगा। देखो नौकरी की तो सच्चाई यही है कि सब गिनती के टक्के आएंगे और मंथ के स्टार्टिंग में आएंगे, एंड होते होते वो भी एंड हो जाएंगे। बस आप उसमें जीते रहोगे, मजा से खाते रहोगे, यही तो काम होएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको फीलिंग आएगी यार मैं भी व्यापार कर लूं। नौकरी को तो भूल जाओगे, मैं भी व्यापार करूं, क्योंकि दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता ही है। तो साहब वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा के साहब थे उन्होंने मेरे को कहा कि यार जुगल जी व्यापार तो बहुत आसान सा है, और ये तो मतलब एम्ब्रॉयडरी मशीन मेरे क्लाइंट लेके आते हैं, 30 लाख रुपए की एक मशीन आती है, एक मशीन 3 लाख रुपए महीने की कमाई देती है। एक मशीन 3 लाख रुपए महीने की कमाई देती है, 5 मशीन लगा दी, 15 लाख रुपए महीने की कमाई है, खर्चा काट पीट के। बोले सर ये मशीन लगा लें, आप बोलो तो मैंने कहा सर व्यापार अलग चीज है, ये अलग चीज है, अपन नहीं कर सकते, अपन व्हाइट कॉलर वाले हैं, अपने से माल उठा के यहाँ तो रखा नहीं जाएगा कि जो आदमी चाय का कप उठा के नहीं पी सकता वो क्या ये सब करेगा। पर साहब उसके दिमाग में सेट हो गई। अच्छा वो SC/ST स्ट्रीम का आदमी है, सरकारी नौकरी में लगा हुआ था, तो उसने मेरे को एक दिन बुलाया, बोला सर आपके लिए बहुत शानदार स्कीम है। मैंने कहा बता। अभी एक स्कीम आई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, राजस्थान में एक स्कीम आई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उद्यमी प्रोत्साहन योजना, कि अगर कोई SC/ST वाला बिजनेस लगाना चाह रहा है तो सरकार उसको जितने रुपए की मशीन लगाई उसका 25% तो क्या देगी, कैपिटल सब्सिडी। यानी कि आपने 2 करोड़ रुपए लगाए तो सरकार 50 लाख तो वापस देगी आपको। 50 लाख की तो कमाई ये हो गई, प्लस आप बैंक से लोन ले लो, तो बैंक से लोन लेने के लिए मेरे को 2 करोड़ में 20-25 लाख खुद के लगाने पड़ेंगे, बाकी बैंक से ले लेंगे लोन, तो 50 तो वैसे ही आ रहे हैं मेरे पास। और बैंक से लोन मान लो मेरा ब्याज पड़ रहा है 9%, तो सरकार इनको वापस दे रही है 6%, कि 6% ब्याज आपका माफ, तो 3% ब्याज पे। बोला सर कुछ नहीं लग रहा, और इतनी सारी बेनिफिट उसने बाकायदा मेरे को भेज दिया। मैंने कहा साहब प्रॉब्लम ये है कि आप SC/ST के हो, आप लगा सकते हो, मैं तो महाजन हूं, तो मैं नहीं लगा सकता, ये स्कीम मेरे लिए नहीं है। बोला सर आप उस स्कीम को पढ़ना, उस 105 पेज की स्कीम थी, उसने भेजा, तो मैंने उस स्कीम को ढंग से पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे अगर SC/ST वालों का कितना % स्टेक होल्डिंग है, कि 51% उनका हो। बोले सर अपन पार्टनरशिप में कर लेते हैं काम। तो मैंने कहा आप गवर्नमेंट जॉब में हो, कैसे करोगे व्यापार? बोले सर मेरी बीबी थोड़ी गवर्नमेंट जॉब में है, और वो भी SC/ST की है, और आपकी बीबी भी नहीं होगी। मैंने कहा ये बात सही है, तो सर अपन दोनों की बीबियों की पार्टनरशिप करा देते हैं। 51% मेरी वाइफ का, 49% आपका, 1% का ही तो फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं, और ये सारे बेनिफिट ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? और हम ये काम करने की दिमाग में मेरे भी बैठ गई। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि पैसा ही नहीं जा रहा, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो बैंक दे ही रहा है, बैंक में वो खुद बैठा ही है, वही देगा लोन भी हमको, पैसा बैंक दे ही रहे हैं। रही बात ब्याज की, ब्याज सरकार वापस दे ही रही है। 50 लाख शुरू में लगाने के लिए, 2 करोड़ का व्यापार करने के लिए बैंक हमको लोन देगा ज्यादा से ज्यादा 1.75 का। 25 लाख खुद को लगाने तो सरकार से वापस कितने आने हैं?
50 लाख तो अपने जेब से गया क्या, और इनकम और स्टार्ट। बस उस भाई को बिजनेस करना नहीं आता और हमें बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा यार ये तो कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। बोला सर ये काम कर लेते हैं अपन दोनों। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। और सरकार को अगर ये बात मालूम चल जाए कि हरिजन और महाजन मिल गए और एक ही थाली में बैठ के खा रहे हैं तो सरकार बहुत खुश होगी। सरकार बहुत खुश होगी कि बढ़िया है, हम तो चाहते ही यही है कि एक ही बराबर का क्या हो, दर्जा हो। और आजकल ये जाति पाति अपने तो कोई मायने रखती नहीं। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया चीज है। अब बताओ हमारे पास सरकार से 50 लाख रुपए आए, ये 50 लाख रुपए की मेरे पास में क्या आई, सब्सिडी। क्या ही बताओ, सरकार कहां से पैसा दे रही है, ये भारत की संचित निधि से। कहां से दे रही है, भारत की संचित निधि से। भाई सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, संचित निधि से देगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताई कि साहब भारत की संचित निधि में से जो भी गया और जो भी आया उसकी ऑडिट कौन कराएगा, केग। तो क्या हमारी ऑडिट करने केग आएगा? तो बताओ फिर मैंने जो बताया वो गलत नहीं हुआ क्या? मेरा क्वेश्चन समझ गए क्या? कहानी सुन रहे थे? बताओ मैंने आपको जो पूरी स्टोरी बना के सुनाई है इसका मकसद यही तो था। मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ गया ना कि सब सरकार से पैसा तो आया ही ना हमारे पास। सब्सिडी आई है कि नहीं आई, अनुदान आया है कि नहीं आया, आया है ना। और वो कहां से आया, भारत की संचित निधि से। तो उस नियम के हिसाब से तो केक क्या करेगा, ऑडिट करेगा। लेकिन अब इन्होंने और क्लियरिटी दी है। तो अब हम तीसरा कर्तव्य पढ़ते हैं। तीसरे कर्तव्य में इन्होंने ये कहा कि यदि सरकार ने आपको कोई ऋण दिया है या क्या दिया है, अनुदान दिया है, सरकार से आपने कोई ऋण या अनुदान, ग्रांट, सब्सिडी या कोई लोन लिया है और वो लोन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। किसके लिए है ये, विशेष उद्देश्य हेतु, स्पेसिफिक पर्पज के लिए है। अनुदान किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया हुआ है तो फिर उसकी ऑडिट भी कौन कराएगा, केक कराएगा, ये देखने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। बोलो समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है? अगर ऋण अनुदान जनरल है तो कि ठीक है ये ले जाओ मिल जाएंगे आपको, तो फिर केक ऑडिट नहीं कराएगा। लेकिन अगर किसी विशेष उद्देश्य के लिए तो केक वाले ऑडिट करने आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे वो उनकी इच्छा है, पर आ सकते हैं और आपके यहाँ पे चेकिंग हो सकती है। हाँ बस उसका पूरे बही खाते नहीं चेक करेंगे, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्सिडी के लिए, ग्रांट के लिए देखेंगे। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। ये 2008 की बात है। यहाँ घाट गेट पे कॉलेज है, आपने देखा हो तो, अग्रवाल कॉलेज। 2008 में उसका ऑडिटर मैं था, अग्रवाल कॉलेज की ऑडिट में करता था। तो वहां पर क्या हुआ साहब, स्पोर्ट्स कोटे के नाम से राज्य सरकार से उनको 2 लाख रुपए मिले। क्या मिले, 2 लाख रुपए। किस नाम से मिले, स्पोर्ट्स के लिए। तो वो जब मैं चेक कर रहा था, मैंने कहा भाई ये 2 लाख रुपए की प्राप्ति आपको ये कहां से हुई? तो उन्होंने कहा साहब ये स्पोर्ट्स कोटे का है। मैंने कहा इसके डॉक्यूमेंट्स? तो सर हमको गवर्नमेंट को एक पूरा मेमो बना के देना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग हमको पैसा मिलता है। मैंने कहा वो मेमो के कागज वागज सब चेक कराओ। तो उन्होंने मेरे को फाइल पकड़ा दी, बोले सर इसमें लिखा हुआ सारा चेक कर लो। मैंने उसको सारा पढ़ा तो ये समझ में आया कि ये पैसा जो है 2 लाख रुपए कॉलेज अपने खुद के काम में नहीं ले सकती। ये क्या काम में आएंगे मालूम है? ये काम में आएंगे क्या नाम से, केवल स्पोर्ट्स के लिए। तो मैंने कहा भाई ये तो एक स्पेसिफिक फंड हो गया, आपका जनरल फंड नहीं है, तो इसका पूरा हिसाब दो मेरे को। तो उन्होंने पूरा हिसाब दिया कि देखो सर हमने इतने क्रिकेट के बैट खरीदे, ये खरीदा, वो खरीदा, और उसके सामने पूरा बैलेंस बना के बोले सर आप तो बाद की बात हो, हमें सरकार को रिपोर्ट भेजनी पड़ती है पूरी कि भाई आपने 2 लाख रुपए दिए थे, हमने ये बना दिए। ये तो मैं कॉलेज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट अभी यहाँ यूनिवर्सिटी के चुनाव में खड़ा हो गया। ये यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं ना, एक महेश सामोता करके लड़का खड़ा हुआ था, वो मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट था, मेरे से पढ़ा हुआ था। तो
अब कॉलेज वॉलेज से हमारा क्या वास्ता। तो एक दिन आ गया, बोलो गुरुजी आप पढ़ाते हो, अगर आप इजाज़त दो तो मैं क्लास में एक बार आ जाऊं। मगर हमारे गुंडे गुंडे तो आते नहीं है, तो हमारे यहाँ तो वो जयकारा लगाने वाले स्टूडेंट नहीं आते। मैंने कहा वो रीट पटवार पुलिस इनमें मिलेंगे। और नहीं नहीं गुरुजी आ जाऊं। तो आ गया, सारा खेल खत्म। उसके बाद एक दिन फोन आया, बोला सर एक सर्टिफिकेट दे दोगे क्या। मैं कहा कहेगा, ये लोग जो चुनाव के प्रचार प्रसार में खर्चा करते हैं ना, इनको यूनिवर्सिटी से क्या मिलता है, पैसा मिलता है, 5-6 हजार रुपये मिलते हैं बस। अब खर्चा चाहे तुम 5 लाख करो, 5,000 मिलेगा। तो उसने कहा सर ये 5,000 रुपये आप मेरे को ये लिख के दे दो, क्योंकि सीए सर्टिफाइड मांगते हैं, ये लिख के दे दो कि मैंने चुनाव प्रचार प्रसार में खर्चा किया है। मैं कह रहा तूने खर्चा तो इससे ज्यादा किया है, और तेरे को तो 5,000 का लिख के देना है, मेरे को कोई डाउट ही नहीं है इसमें, लेकिन इसके बिल हैं क्या तेरे पास। और गुरुजी मैंने तो बिल तो कुछ नहीं लिए। तो मैंने कहा ये बिल वगैरह ले ताकि मैं लिख के दे दूं। तो एक छोटी छोटी बातें हैं कि आपका कोई भी ऋण अनुदान इस टाइप का अगर विशेष उद्देश्य के लिए मिला है तो फिर उसकी ऑडिट कौन करवाएगा, केक करवाएगा। और एक और बात, सिकंदर बताएगा कितने रुपए कमा लेते बेटा मैंने की, ये लोग कुछ नहीं कमाता। फिर दाढ़ी कैसे बनवा लेता है, दाढ़ी पिताजी की मेहरबानी से बन रही है। तो सिकंदर जो है ये पूर्णतः निर्भर है किसके ऊपर, घर वालों के ऊपर, पूर्णतः या अंशतः। अब सुनो, कई बार होता है ना कि आप पूर्णतः निर्भर हो या अंशतः। जैसे जब मैं सीए कर रहा था तो मैं अंशतः निर्भर था, पूर्णतः नहीं था, क्योंकि हमारे क्या होता है ट्रेनिंग में पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे मिलते थे हमको। और मैं काम सीख गया तो मैं साइड में पार्ट टाइम भी काम कर लेता था, 2-4 जाके किसी की भी अकाउंटिंग करिया था और 2 पैसे कमा लेता। अब वो अलग बात है कि मेरे पापा को तो मालूम ही नहीं था, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप को बताने भी नहीं चाहिए कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे क्या फायदा। हम उनको रोक नहीं सकते हैं, वो करने ही पड़ेंगे, तो खुद ही कमाते थे। नहीं समझे कि भाई खाली शौक के लिए कि ये हमारे शौक पूरे हो जाएंगे। अब क्या होता है, इतना अगर आप पूर्णतः निर्भर हो तो बात ही खत्म। मान लो कोई संस्था है और उसने कई पैसे खर्च किए हैं, संस्था ने खूब पैसे खर्च किए हैं, अपन मान लेते हैं जो भी खर्च किया उसको एक नाम देता हूं, क्या, कुल व्यय। उस कुल व्यय का 75% कम से कम, कुल व्यय का कम से कम 75% आपको कहां से मिल रहा है, भारत की संचित निधि से। तो आप पूर्णतः निर्भर नहीं है, पर एक तरह से देखा जाए तो किसकी मेहरबानी पे जी रहे हो, बताओ किसकी मेहरबानी से जी रहे हो, सरकार की मेहरबानी से जी रहे हो। आपके खर्चों का 75% कौन निकाल रहा है, सरकार। या 25 लाख रुपए की अगर आपको कोई राशि मिलती है तो ऐसी प्राप्ति की ऑडिट भी कौन करेगा, बताओ, केक कराएगा। समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी संस्था है जिसके कुल खर्चों का 75% आपको भारत की संचित निधि से मिल रहा है या 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। मान लो आपका खर्चा ही 5 लाख रुपए और आपको 4.5 लाख रुपए सरकार ने दिए, तो ऑडिट नहीं कराएगा कि 25 लाख कम से कम होने चाहिए। तो फिर ऑडिट आपकी कौन करवा सकता है, केक करवा सकता है। तो देखो ये मैंने यहां पर तीसरा और चौथा पॉइंट बता दिया, एक बार पढ़ के सुनाता हूं। यदि भारत की संचित निधि से किसी वित्तीय वर्ष में कोई ऋण अथवा अनुदान आपको दिया गया और ये राशि 25 लाख से क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम कितने रुपए हो, 25 लाख। ऐसे 1-2 लाख मिल जाए तो केक नहीं आएगा आपके यहाँ पे। और ऋण या अनुदान की राशि किसी भी संस्था के कुल व्यय का 75% से कम नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें, 25 लाख तो कम से कम होने ही चाहिए, और 25 लाख से अगर ज्यादा भी है तो भी केक तभी ऑडिट करने आता है जब कम से कम टोटल खर्चों का 75% तो उसके भरोसे ही चल रहा है। तो फिर उसकी ऑडिट कौन कराएगा, केक कराएगा। क्लियर है। उन छोटे मोटे पे जो सब्सिडी मिलती है ना, अब देखो किसानों के लिए तो आपको बताऊं, जयपुर के आजू बाजू की अगर आप हो तो वरदान है या दुर्गापुरा चले जाओ, दुर्गापुरा भी संस्था है किसानों के लिए,
पूरा ट्रेनिंग देंगे आपको, पूरी चीज बताएंगे। आप इधर जाओगे कभी बगरू की तरफ, बगरू से थोड़ा सा आगे जाओगे तो सावरदा करके गांव आता है, वहां पे आप देखना, मेरे क्लाइंट है, उनके पेट्रोल पंप है, रिलायंस का पेट्रोल पंप लगा रखा है उसने, उसके पास में 400 बीघा जमीन है, और 400 बीघा जमीन में से उसने क्या करा मालूम है, 10 बीघा जमीन में पोली हाउस बना लिए। पोली हाउस जानते हो, पूरा क्या है, मंदिर के जैसे पैक कर देते हैं खेत को ही, और उसमें चाइनीज खीरा लगाते हैं। वो 8 रुपए का बीज आता है, एक बीज लगाते हैं, आज लगाया 2 दिन में तो खीरा तैयार, और ट्रक पर भर के बेचने आते हैं मुआना रोड पे। हाँ, एक दिन में ही। हाँ, अब बताओ, और एक दिन में 50 लाख रुपए की रिसीट लिया दो आप, पूरा ट्रक भर के खीरा लेके आ रहे हो और मुआना रोड पे बेच बेच के जा रहे हो। और देखो मजेदार बात, 1 बीघा जमीन में पोली हाउस की कॉस्टिंग आती है 16 लाख रुपए की, और सरकार उस पर 50% क्या दे रही है, सब्सिडी। अब कितनी हो गई, 70% के आसपास सब्सिडी दे रही है। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तो मैंने प्रैक्टिकल किया है, मेरे क्लाइंट ने किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, नहीं तो मुझे क्या मालूम मैं कौन सी खीरा खाई है मैंने उनकी, समझ रहे हो। तो साहब ऐसा हुआ है, तो आप ये कह रहे हो कि सर उसकी ऑडिट करने केक आएगा क्या, ऐसे छोटे मोटे में नहीं आते। अगर देखो उसके टोटल खर्चे गिनो ना आप, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के गिन रहे हो, उसके पूरे खर्चे, प्रोजेक्ट के नहीं, उसके संस्था का जो भी कुल व्यय है, संस्था का कुल व्यय, उसका 75%। शॉर्टकट में मेरा कहने का मतलब ये कि आप किसके भरोसे चल रहे हो, सरकार के भरोसे, तो उसकी ऑडिट तो कौन कराएगा, केक कराएगा। यहां तक समझ में आ गया। तीसरा और चौथा पॉइंट, ये आपको मैंने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया, कौन सा बताओ, केग के कर्तव्य। अब हम पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट, केग की शक्तियां, पावर ऑफ केग, पावर ऑफ केग। केग के पास क्या शक्ति है। देखो किसी भी व्यक्ति को अगर आप कर्तव्य देते हो तो उसे अधिकार और पावर तो देने ही पड़ेंगे कि साहब इसकी क्या शक्ति है, क्या अधिकार है, अधिकार बोल दो, शक्ति बोल दो, मैं आपको पूछूंगा, आप बताते जाना। क्या केग किसी भी सरकारी कार्यालय की जांच पड़ताल कर सकता है या नहीं कर सकता? एक बात, क्या केग किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी से कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकता है जो उसको ठीक लगे? बिल्कुल पूछ सकता है। क्या केग सरकारी विभाग के अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि आपके बही खाते मैं बताऊं वहां भेजो, भेजने पड़ेंगे? तो ये 3 तो हो गई बेसिक पॉइंट कि जांच पड़ताल कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है और बही खाते मंगा सकता है। 3 शक्ति समझ में आ गई। क्या क्या? जांच पड़ताल कर सकता है, किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और बही खाते मांग सकता है। शॉर्टकट में समझ में आ गए ना? ये क्लियर है? यहां तक का चौथा पॉइंट सुनो, ये थोड़ा सा समझने लायक है। आप बताओ कि एक डिटेल में ऑडिट करे या नमूना जांच कर दे, ये उसकी इच्छा है। कि एक चाहे तो डिटेल में ऑडिट कर सकता है और चाहे तो डिटेल ऑडिट को त्याग कर नमूना जांच भी कर सकता है। तो केक के पास ये अधिकार, ये शक्ति है कि विस्तृत जांच को त्याग कर, कंप्रेहेंसिव ऑडिट को त्याग कर वो क्या कर सकता है, कंडेंस्ड ऑडिट कर सकता है, मतलब सीमित अंकेक्षण कर सकता है। त्याग कर सीमित अंकेक्षण कर सकता है, सीमित अंकेक्षण कर सकता है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई क्या? सबके क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है और इसके क्वेश्चन में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि आंसर तो उपरोक्त सभी होना है। केक की शक्तियां क्या है इस चैप्टर में? क्या है, पहली बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक केक के बारे में आएगा, एक आपका सरकारी कंपनी के बारे में आएगा, बस। देखो केक की पहली शक्ति, सरकार के नियंत्रण में जो भी कार्यालय आते हैं जहां खाते रखे जाते हैं उसका क्या कर सकते हैं, निरीक्षण, तो जांच पड़ताल कर सकते हैं।
दूसरा, खातों को वो कहीं भी मंगवाने का आदेश दे सकता है कि भाई यहाँ पर खाते भेजो। कोई जरूरी नहीं कि केग आपके यहाँ के ही ऑडिट करे, वो आपसे भी वही खाते अपने दफ्तर में मंगा सकते हैं, फिर आपको लेके जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जब आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपके सीनियर आपको ये काम कह सकते हैं कि यार अभी ऑडिट चल रही है अपनी, एक काम करो आप वहीं पे हेड ऑफिस जाके बैठ जाओ और वहां पे बही खाते ले जाओ, जांचें करवा लो। और कोई भी ऐसा पर्सन पूछा जा सकता है जो केक को क्या लगे, आवश्यक लगे, और वो व्यापक अंकेक्षण या विस्तृत अंकेक्षण को त्याग कर क्या कर सकता है, सीमित जांच कर सकता है। ये शक्ति समझ में आ गई? क्लियर है? ये तो था आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन केग के बारे में। अब वापस से आ जाते हैं सरकारी अंकेक्षण। सरकारी अंकेक्षण का नाम आते ही हम किसकी बात करेंगे? खर्चों का अंकेक्षण, व्ययों का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों का अंकेक्षण। देखो बच्चों, कोई जमाना था जब हम ये कहते थे कि गवर्नमेंट ऑडिट इक्वल टू खर्चों की ऑडिट। ये हम क्या करते थे कि सरकारी अंकेक्षण का मतलब ही क्या है? खर्चों का अंकेक्षण। प्राप्तियों का अंकेक्षण जो होता है ना, प्राप्ति जो आती है वो तो आज चलन में आया है, पहले प्राप्तियों पे ध्यान नहीं देते थे। पहले किस पे ध्यान देते थे? खर्चों पे। बताओ ऐसा क्यों? खर्चों का अंकेक्षण अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सरकारी विभाग में जब हम ऑडिट करने जाते हैं या केग ऑडिट करता है तो वो पूरा फोकस किस पे रखता है? खर्चों पे। बताओ ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सोचो और बताओ। क्योंकि पैसा किसका है? जनता का है। और है किसके पास? सरकार के पास। और वो उड़ा रहे हैं मजे से, वो मजे से उड़ा रहे हैं। आप खुद सोचो, आप लोगों को जूनियर अकाउंटेंट रख रहे हैं, वो क्या सैलरी होगी जी आपकी प्रोबेशन पीरियड के बाद? 50-60 हजार रुपए। मेरे हिसाब से तो मां मूर्ख व्यक्ति है सरकार। 15 हजार में कितने अकाउंटेंट चाहिए? कितने चाहिए? और एक्सपीरियंस होल्डर और दूंगा और बोलो 15,000 20,000 में कितने चाहिए आपको? और सुबह से शाम तक इंटरव्यू लेते रहना आप। इतनी वैकेंसियां हैं तो 50,000 क्यों दे रहे हैं? और जो काम 15,000 में हो सकता है उसके 50,000, और जिसको दे रहे हो वो शेर बन के आपके ऊपर बैठा है। काम नहीं करेगा तो आप करवा नहीं सकते उससे, डांट लो और क्या करोगे? नौकरी से तो हटा नहीं सकते। एक प्राइवेट जॉब में और सरकारी जॉब में बहुत फर्क है। तो सरकार के यहां पे तो पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। बताओ ये दुरुपयोग है या नहीं है? मैं आपको बात बताता हूं, हालांकि मुझे ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए पर बात आ रही है तो मैं बोल देता हूं। मेरे साले के ससुर जी, जो मेरा खास साला है, उनके खास ससुर जी कॉमर्स कॉलेज में, ये कॉमर्स कॉलेज है ना, कॉमर्स कॉलेज में बीएडीएम के एसोसिएट प्रोफेसर थे। अब तो रिटायर हो गए। क्या थे? एसोसिएट प्रोफेसर। आप सोचो बीएडीएम में आज भी उनकी लाख रुपए महीने की पेंशन आती है। ठीक है, तो मैं बीएडीएम पढ़ाता हूं। तो एक दिन ऐसे हम लोग मिले तो मैंने कहा सर आप मुझे थोड़ा सा गाइड करो, आप तो कॉलेज प्रोफेसर रहे हुए हो और रिटायर हुए हो। बोले बेटा देख, राजस्थान पत्रिका पढ़नी है, फिर दैनिक भास्कर पढ़ना है, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा आपने कॉलेज में क्या किया? बस अखबार पढ़ने जाते थे और पढ़ के आ जाते। तनख्वाह 2 लाख। कॉलेज प्रोफेसर की तो ये सैलरी है 1.5 लाख 2 लाख, और आज भी पेंशन मिल रही है। मैंने कहा हम फालतू ही कोचिंग चला रहे हैं जिसमें डेमो देने पड़ते हैं, बच्चों को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, फिर भी बच्चे कहते हैं नाच बसंती तुझे पैसा मिलेगा। अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, एक बार रिजल्ट नहीं आए बेच ही साफ, आपका कोचिंग ही बंद,
रिजल्ट देना पड़ता है। तो ये सब क्या है? ये पक्षपात नहीं है क्या? लेकिन सरकार का इंटेंशन दूसरा है। सरकार का इंटेंशन सरकार को ही मालूम है। जब मुझे मालूम है तो सरकार को नहीं मालूम क्या? मालूम है कि 15,000 में अकाउंटेंट मिल जाते हैं, मैं 50,000 क्यों दे रहा हूं? सरकार का इंटेंशन है रोजगार देना, लोगों को क्या देना? रोजगार देना। लेकिन पैसे तो जनता के जा रहे हैं। आप दो ना रोजगार अपने जेब से, हमसे टैक्स लेके क्यों दे रहे हो? पैसे तो जनता के जा रहे हैं, तो जनता क्या मांगेगी? हिसाब मांगेगी। इसलिए सरकारी अंकेक्षण में हम किस पे फोकस करते हैं? खर्चों पे। इन खर्चों के अंकेक्षण के कुछ क्या है? सिद्धांत हैं कि इन सिद्धांतों की पालना हुई कि नहीं हुई। और ये टोटल मिला के 5 पैरामीटर हैं। सरकारी अंकेक्षण में कितने पैरामीटर हैं टोटल? 5 पैरामीटर हैं। तो ये कभी भी पूछ लिया जाए कि व्यय के अंकेक्षण में क्या क्या शामिल है, ये 5 पॉइंट शामिल हैं। इन 5 चीजों को हमें चेक करना होता है। सबसे पहला होता है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, नियम एवं आदेशों के विरुद्ध अंकेक्षण। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, नियम एवं आदेशों के विरुद्ध अंकेक्षण। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, नियम एवं आदेशों के विरुद्ध अंकेक्षण। एक होता है ऑडिट ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन मतलब संस्कृति, जो स्वीकृति देते हैं अपन, के विरुद्ध अंकेक्षण। ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन, स्वीकृतियों के विरुद्ध अंकेक्षण। एक होता है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। प्रोविजन ऑफ फंड्स, कोषों के प्रावधान के विरुद्ध अंकेक्षण। कोषों के प्रावधान के विरुद्ध अंकेक्षण, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। एक होती है बच्चों प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट, औचित्य अंकेक्षण। औचित्य अंकेक्षण, प्रोप्राइटरी ऑडिट, औचित्य अंकेक्षण। और एक होती है परफॉर्मेंस ऑडिट, निष्पादन अंकेक्षण। निष्पादन अंकेक्षण, परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। ये 4th और 5 पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना। इस पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाता है। कौन कौन से ऑडिट? औचित्य अंकेक्षण और निष्पादन अंकेक्षण। तो आज आपको 2 टाइप की ऑडिट और समझ में आएंगी, और ये खर्चों की ऑडिट है। समझ में आ रहा है सबके? आगे बढ़ूं? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पहला सिद्धांत क्या कह रहा है? नियमों और आदेशों के विरुद्ध अंकेक्षण। नियमों एवं आदेशों के विरुद्ध अंकेक्षण। नियमों एवं आदेशों के विरुद्ध अंकेक्षण। ऑडिट अगेंस्ट, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। देखो इसमें ऑडिटर को क्या करना रहता है, समझना ध्यान से। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार ये पुलिस तो है ना, सारा खेल खत्म होने के बाद आती है, और तो पहले ही कैसे आ जाएगी? पहले ही मालूम चल जाएगा कि ये बेचारा हस्बैंड अपनी वाइफ से मार खाने वाला है। जब वो पिटा जाएगा तब जाके थाने में जाएगा कि साहब मेरे साथ ये हुआ। समझ लो? अच्छा, और एक और बात, पुलिस वाले अगर बंदूक लेके जा रहे हैं तो वो सिर्फ दिखाने के लिए है, चला नहीं सकते। चलाने से पहले उनको क्या लेनी पड़ती है? इधर आतंकवादी गोली चला रहा है, वो पूछ रहा है परमिशन साहब चला दूं क्या, गोली चला लूं क्या? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सरकारी विभाग है और इसमें पैसा आपका नहीं है, तो आपको
जो भी खर्चा करना है, जो भी व्यय किए जाएंगे, वो किसके अनुसार होंगे? नियम एवं आदेश के अनुसार होंगे। जो रूल्स में नहीं है वो खर्चा आप नहीं कर सकते। जो भी व्यय होंगे किसके अनुसार होंगे? नियम और आदेश के अनुसार होंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको जो भी खर्चा करना है वो किसके अकॉर्डिंग करोगे बताओ? रूल्स एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अगर वो आपके रूल्स में नहीं है तो आप वो खर्चा कर ही नहीं सकते। जब तक आपके पास में आदेश नहीं हो ऊपर के अधिकारी के, आप खर्चा नहीं कर सकते। तो बताओ ऑडिटर को हमें क्या चेक करना पड़ेगा? नॉर्मल ऑडिट में हम क्या चेक करते हैं कि जो खर्चा किया उसका बिल दिखा दूं। हमें पूछेंगे खर्चा क्यों किया? नहीं पूछते ना। पर यहां पूछेंगे तुमने ये खर्चा किया, क्या तुम्हारे नियमों में था? क्या तुम्हारे पास इसके आदेश थे? तो वो दिखाओ नियम। तो हमें इसमें नियम भी पढ़ने पड़ते हैं, आदेश भी पढ़ने पड़ते हैं। और एक बात, नियम और आदेश हर कोई नहीं बना सकता। नियम एवं आदेश हर कोई नहीं बना सकता, ये भी ध्यान रखना है। आप कहें सर रूल्स के अकॉर्डिंग खर्चा होना चाहिए, तो एक बात बताओ, फिर राजस्थान की ऐसी हालत क्यों है? क्यों इतने करोड़ों का कर्जा है सरकार के ऊपर? बताओ। मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया नहीं दिया मालूम नहीं। चाहे अशोक गहलोत साहब आए, चाहे वसुंधरा राजे आए, सारे चोर हैं। सर कैमरे पे बोल रहे हो, तो डर थोड़ी है, जनता हूं। सारे चोर हैं। आप बता दो लो, मुख्यमंत्री क्या वित्त मंत्री है? अपने राज्य का वित्त मंत्री कौन है? और मुख्यमंत्री भी वही। ये वित्त की पोस्ट क्यों नहीं छोड़ते है? मालूम है क्यों? नियम भी हम बनाएंगे और खर्चा भी हम करेंगे। तो ये तो धज्जियां उड़ गई। इसलिए आपको ये भी चेक करना है कि नियम और आदेश कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाए, समर्थ सत्ता के द्वारा निर्मित होने चाहिए। के द्वारा क्या होने चाहिए? निर्मित होने चाहिए। आपको ये देखना सरकारी विभाग में कि नियम बनाए किसने। आपने नियमों के अनुसार तो चेक कर लिया, पर नियम बनाए किसने, ये भी आपको चेक करना है। क्या वो नियम बनाने के लिए समर्थ था? क्या वो कॉम्पिटेंट था? ये भी आपको चेक करना है। बोलो, ये पहली ऑडिट समझ में आ गई क्या? तो हमें क्या पढ़ना है इसके लिए? रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरा मैंने आपको खर्चों के अंकेक्षण में बताया, स्वीकृतियों के विरुद्ध अंकेक्षण, ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शंस, स्वीकृतियों के विरुद्ध अंकेक्षण। इसको समझना। अब आप ये बताओ, आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, आपके मन में आए जो खर्चा करोगे क्या? तो आप क्या खर्चा कर सकते हो? जिसकी आपके पास में क्या हो? स्वीकृति हो, जो आपके लिए सैंक्शन हो। समझ रहे हो? तो ऑडिटर को ये देखना है कि जो भी खर्चा किया गया वह समर्थ सत्ता के द्वारा, ये भी ध्यान रखना, किसके द्वारा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, समर्थ सत्ता के द्वारा उचित तौर पर क्या होना चाहिए? स्वीकृत होना चाहिए। उचित तौर पर स्वीकृत होना चाहिए। समझ में आ गई बात? समझे नहीं समझे? समझे बेटा? देखो मैं आपको मजाक में एक किस्सा सुनाता हूं। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं उदास सा बैठा था, तो मेरे पापा ने मेरे को कहा कि बेटा तू उदास क्यों है? मैं कहा पापा एक बात बताओ, मैं इतना पैसा कमाता हूं, क्या मैं 1000 रुपये मेरे लिए खर्च नहीं कर सकता? बताओ, 1000 रुपये खर्च नहीं कर सकता मेरे लिए? तो मेरे पापा ने कहा क्या बात कर रहा है तू, 1000? तो 5000 खर्च कर, मैं कह रहा हूं तेरे को। मैं कहा पापा वो मम्मी से पूछवा देते हैं। चुपचाप हो गया। यार तू मजाक बहुत करता है यार। बताओ, परमिशन देने चले थे मेरे को, खुद परमिशन लेके काम चला रहे हैं। अरे भैया परमिशन कौन देगा मेरे को? हाँ, जो खुद गुलाम है वो किसी को आजाद क्या करेगा? तो ये ध्यान रखो कि व्यय
किसके द्वारा हो? समर्थ सत्ता के द्वारा। अभी देखिए हमारे एक स्टाफ है हिमांशु जी, अभी शादी से आए हैं, ठीक है, तो पता नहीं मिठाई खिलाएगा नहीं खिलाएगा। तो अब बात ये है, इसने कहा सर मैं आप लोगों के लिए मिठाई ले आऊं, पैसे दे दो। समझ रहे हो आप बात? कोई इसका दोस्त आ गया, इसको चाय पिलानी है उसको, क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें हमसे बार बार पूछे गए? तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक लिमिट बना दी कि भाई मानसू तू 5,000 रुपए तक का खर्चा हमसे बिना पूछे ही कर लेना। तेरे को जनरल क्या दे दी? परमिशन, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। तो अनुमति जो होती है ना बच्चों, स्वीकृति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जो सैंक्शंस होते हैं ना आपके, सैंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक तो कैसा होगा, सामान्य जनरल सैंक्शन, जिसमें बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। और एक कैसा होगा, विशेष स्पेशल, कि काम बाद में करना, पहले परमिशन लेना। समझ में आ रहा है? देखो मैं कई बार सोचता हूँ कि यार एक क्लास से दूसरी क्लास में 10-5 मिनट का गैप तो आ ही जाता है, बच्चे भी पानी वानी पी लेते हैं। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों नहीं यहाँ पे डीजे लगा दिया जाए, क्लास विथ डीजे, कि 10 मिनट बच्चे जाएं, थोड़ा झूम झाम के आ जाएं। क्या इसके लिए मुझे मनीष सर की परमिशन लेनी पड़ेगी? बिल्कुल साहब, ये तो थोड़ा सा स्पेशल टास्क हो गया ना। तो ये कैसी अनुमति लेनी पड़ती है? विशेष। पर ऑडिटर को ये देखना है कि जो भी खर्चे किए गए वो प्रॉपरली क्या थे? स्वीकृत थे। स्वीकृत किसके थ्रू थे? समर्थ संस्था के द्वारा। स्वीकृति कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की, सामान्य और विशेष। इसके बाद में बच्चों तीसरा जो पॉइंट है वो है कोषों के प्रावधान के विरुद्ध अंकेक्षण। कोषों के प्रावधान के विरुद्ध अंकेक्षण। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। देखो बच्चों मुझे ये बताओ, खर्चा कंट्रोल करने का तरीका क्या है? कल को आप भी परिवार चलाएंगे, कुछ तो चला भी रहे हैं, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ खर्चा कंट्रोल करने का तरीका क्या है? मैं आपको बताऊं, मेरे पापा जब तक परिवार संभालते थे तो उनका अलग तरीका था, मेरा अलग तरीका है। जो ही मैं कमाना शुरू हुआ तो मुझे 2 औरतों ने लूटना शुरू किया। हाँ, एक मेरी मम्मी ने और एक मेरी बीबी ने। कभी बोले 10,000 दे दे, कभी बोले 5,000 दे दे। अरे मैंने कहा यार तुम्हारी लिमिट भी है कि नहीं है, मैं कहां से लाऊं पैसे इतने? कभी बोले ये दे दो और ये दे दो। तो मैंने क्या फतवा जारी कर दिया। मैं कहा ऐसे मेरे बस की बात नहीं है, कभी 10,000 मांग लेते हो, कभी 5,000 मांग लेते हो। मैं कहा पापा व्यापारी थे, रोज गल्ला लेके आते थे, मैं व्यापारी थोड़ी हूँ, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे पास तो फीस लिमिटेड आती है। मैं कहा मेरे से नहीं होता ये सब। तो बोले तो क्या करें? मैंने कहा एक काम करो, तुम खर्चा लिखो, खर्चा लिख लो जो होता है डेली का डेली। एक डायरी मेंटेन करवा दी, और ये हकीकत घटना है, काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत घटना है। एक डायरी मेंटेन करवाई, मैंने कहा डेली जो भी खर्चा हो रहा है लिखो, और जो भी खर्चा तुम्हारा होगा मैं आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट दे दूंगा, वो मेरी अड़ग है कहां से लाऊंगा, पर मैं तुम्हें फिक्स अमाउंट दूंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं दूंगा। तो दोनों सास बहू ने मिलकर जहां 4 रुपए खर्च होते थे वहां 6 लिखने शुरू करे, ठीक है। लेकिन मियां की दौड़ मस्जिद तक, 4 की दौड़ 6 तक, 4 की दौड़ 40 तो नहीं। ऐसे खींच खांच के उन्होंने मेरे को 30,000 का बजट दे दिया। बोले इस 30,000 में तेरे को कुछ नहीं करना, आए गए मेहमान, तिलकबाजी, ये वो, लिफाफा, ठीक है, किचन विचन सब आ जाएगा, क्योंकि एक आम परिवार में इससे ज्यादा खर्चा नहीं होता। बोला बच्चों की फीस और बिजली का बिल ये तू अलग भरना। मैं कहा ये डन। बोला 30,000 चाहिए ना? मैं कहा एक काम करो 40,000 रुपये ले लो हर महीने, पर अब तुम्हारे कमी पड़ रही है या ज्यादा पड़ रहे? कमी पड़ गई तो मैं दूंगा नहीं, और ज्यादा पड़ गए तो तुम्हारे, तुम बचा लो आपस में।
दोनों के चेहरे की खुशी से ही समझ में आ गया था मेरे को कि 30 में ही लोचा था 10,000 का, तो 20 के कितने मिल गए 40। तो बोला हाँ डन डन, आपको बोलेंगे नहीं, अपनी भी अड़क खत्म। हर महीने कितने देने शुरू कर दिए 40। थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने मेरी वाइफ को कहा कि तू पनीर चिल्ला बना दे, तो मालूम क्या बोलती है, पैसे ही बहुत देते हो ना, पनीर के चिल्ले और खाओगे, दाल के चिल्ले खा लो। समझ रहे हो? जब ये बातें मैं बोलता था कि अरे पनीर चिल्ले महीने में एक आध बार बना लिया करो, तुम तीसरे दिन बनाती हो, पैसा लगता है भाई। तो मेरी मम्मी ने एक दिन मुझे डांट दिया कि तेरे बाप के राज में कभी हमने ऐसा नहीं देखा। और मेरी भाई भी क्या कहती है, मम्मी ये आदमी ऐसा ही है। आज मैं कंजूसी नहीं कर रहा, कंजूसी कौन कर रहे हैं? देखो शांति से अपन ने दुश्मन को मार दिया, बचा लेने तो बचेंगे तो घर में ही, बचा लेने तो बचेंगे तो घर में ही ना। कंजूसी की कंजूसी हो गई, खर्चे पे कंट्रोल हो गया। बताओ है कि नहीं है फायदे की चीज? ऐसे ही हमें भी सरकारी विभाग में खर्चे को कंट्रोल करना है, तो हमें खर्चों का पहले से ही क्या बना के चलना पड़ता है, प्रोविजन, जिसको आप क्या नाम से जानते हो, बजट। सरकार एडवांस में बजट बनवाती है, हर विभाग का बजट बनता है कि भैया पहले ही बजट दे दो कितना खर्चा होगा। तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि जो भी व्यय है वो किसके अनुसार हो, बजट के अनुसार हो। अगर बजट से ज्यादा खर्चा हुआ है तो उसकी जांच पड़ताल होगी कि तुमने बजट तो 2 लाख का दिया था, खर्चा 2.5 लाख कैसे हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसको कहते हैं कोषों के प्रावधान के विरुद्ध अंकेक्षण। बोलो समझ में आ गया क्या? 3 पॉइंट क्लियर है। अब आ जाओ बच्चों, सबसे मेन बात, औचित्य अंकेक्षण, इंपॉर्टेंट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, औचित्य अंकेक्षण। इंग्लिश शब्द भी ध्यान रखना, प्रोप्राइटरी ऑडिट। अच्छा ये प्रोप्राइटर नहीं है, कहीं आप प्रोप्राइटर बोल दो, क्या बोलोगे? प्रोप्राइटरी ऑडिट। समझ में आ रहा है? औचित्य अंकेक्षण। देखो ये क्या होता है, इसकी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। कई बार हम क्या देखते हैं कि सरकारी विभाग में कुछ खर्चा हुआ, उस खर्चे को टाला जा सकता था, उस खर्चे को रोका जा सकता था। अब हमारे जैसे बढ़िया लोग मरते कहाँ हैं? हम लोग दिखावे में मरते हैं, और ये फैक्ट है। मेरी बेटी की शादी के लिए 26 मई 2012 को मेरी बेटी ने जन्म लिया था हॉस्पिटल में। घर तो आई भी नहीं थी, उससे पहले मेरी वाइफ क्या कहती कि सीए साहब बधाई हो, बेटे ने जन्म लिया है। मैंने कहा थैंक यू जी। बोला थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मैं मेरी बेटी की शादी करूंगी और मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए, 3 करोड़ रुपए लगाऊंगे मैं मेरी बेटी की शादी में। मैंने कहा जबान, तेरी बेटी की शादी में लगा देंगे, 3 लाख में भी होती भाई शादी, तो दुनिया को खिलाने से क्या फायदा? पर शोबाजी है। बताओ उसको रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता? टाला जा सकता है कि नहीं टाला जा सकता? हम सरकारी विभाग में कई बार ऑडिट करने जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ खर्चे किए गए जिन्हें आप चाहते तो क्या कर सकते थे, रोक सकते थे, चाहते तो आप उनको टाल सकते थे। वो बेकार हैं, निष्फल हैं, व्यर्थ हैं, जिनसे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, फिर भी आपने की है। तो मैंने पूछा भाई ये खर्चा क्यों किया सिकंदर? ये तुम चाहते तो टाल सकते थे, इससे कोई लाभ तुमको मिल नहीं रहा है, इसका कोई फायदा तुमको मिल नहीं रहा, ये खर्चा क्यों किया? तो सिकंदर भाग के क्या लेके आया? नियम। सर पढ़ लो, नियमों के अनुसार है, हमने नियमों का उल्लंघन नहीं किया, नियमों के अनुसार है। मैं कहा सिकंदर नियम की बात कौन कर रहा है, नियम को रख साइड में, ये बता खर्चा क्यों किया? तो ये भाग के क्या लेके आया? स्वीकृति। सर अधिकारियों से स्वीकृत है। मैं कहा स्वीकृति की बात कौन कर रहा है, ये बताइए खर्चा क्यों किया? जिसे टाला जा सकता था, जिसे टाला जा सकता था। सिकंदर कहता है सर बजट के अंदर अंदर है। अरे मैंने कहा बजट की बात कौन कर रहा है, ये बता खर्चा क्यों किया? ऐसे खर्चे जो निष्फल हैं, निष्प्रभावी हैं, व्यर्थ हैं, उनको खोजना, उनको ढूंढना क्या कहलाती है? औचित्य अंकेक्षण। समझ में आ गया? आप एक बात बताओ,
एक विवेकपूर्ण बुद्धि वाला व्यक्ति अपने पैसे को कैसे खर्च करता है बताओ? है? गोलगप्पे खाते हो? खाते। अभी नीचे गोलगप्पे वाला है, आपको खाना है गोलगप्पे, तो आप क्या करोगे? नहीं खाएं तो गए, अकेले जाओगे या ये इनको भी ले जाओगे? साथ में ले जाए। और वहां पे पैसा कौन देगा? बात में दम है, देखो सोचो, गोलगप्पे खाने तीनों देवियां चली गई, पैसे कौन देगा? सही सही बताओ। मैं, आप दे देंगे? इनके भी क्या फायदा, सांप को कितना ही दूध पिला लो डसेगा तुमको ही। अरे गोलगप्पे तुमको खाने थे, चुपचाप जाके खाए थे, इनको खिलाने का कोई फायदा? तो ये खर्चा तुमने किया क्यों? ये खर्चा तुमने किया? सर दोस्त है, इतना क्या सोचना। देखो ये आपका पैसा है, आप कुछ भी करो, पर यहां पैसा पब्लिक का है, जिसे टाला जा सकता था तुमने क्यों किया? मैं आपको इसमें एक किस्सा सुनाता हूं। एक दिन साहब मेरी बेटी ने जिद कर ली। क्या जिद कर ली? कि पापा मुझे कार दिलाओ। मैंने कहा कार? मैं कहा तेरे पापा तो भी तेरे नाना की दी हुई चला रहे हैं। बोले नहीं पापा मेरे को कार चाहिए। मैंने मेरी वाइफ से पूछा, अरे तुम्हारी बेटी कार के लिए जिद कर रही है, इसको कार चाहिए, भी तो 5वीं क्लास में पढ़ती है। बोले ये गौरव टावर गई थी, तो गौरव टावर के बाहर क्या वो कार होती है ना, उसमें बैठ के 50 रुपए लेते हैं वो एक राउंड कटाने के, उसमें बाकायदा एक्सीलेटर ब्रेक सब है, और ऐसे बैटरी की कार है, चलती है। बोला वो चाहिए इसको। अच्छा अच्छा वो चाहिए, चलो कोई नहीं लाके देते हैं। यहाँ ये रिद्धि सिद्धि चौराहे पे एक मनोज साइकिल वाला है कोने पे, मैं उसके पास गया। मैं कहा भाई साहब वो बच्चों की कार आती है ना इलेक्ट्रिक, वो दिखाओ। उसने 2-4 कार दिखा दी, एक बढ़िया सी लगी मेरे को। मैंने कहा कितने की? उसने कहा साहब 15,000 की। मैंने कहा भाई साहब आपकी कीमत नहीं पूछ रहा, कार की बताओ। अरे बोलो भाई साहब 15,000 कार की कीमत है, अब बताओ 15,000 की कार मैं खरीद सकता हूँ? बेटा मैं तो नहीं खरीद सकता इस जन्म में, क्योंकि मेरे में 2 खूबी है, एक तो मैं बढ़िया और ऊपर से चार्टेड अकाउंटेंट, मैं तो नहीं खरीद सकता 15,000 की कार। ना भैया अपने बस की बात नहीं है। पर अब बच्ची भी जिद कर रही थी। आप कहें सर कंजूस हो आप। सुनो तो सही, मुझे याद आया अचानक से कि ऐसी कार एक मेरे ससुराल में पड़ी थी। मैं वहां से सीधा गया मेरे ससुराल, वहां मिली सास। बोले जी आपके पास में कार थी ना? बोले वो तो खराब हो गई। मैं कहा कहाँ है? बोले कबाड़ में पड़ी ऊपर। मैं कहा मैं ले जाऊं? बोले ले जाओ, हमारे क्या काम आ रही है। मैंने उस कबाड़ में से वो कार निकाली, एकदम मिट्टी में भरी पड़ी थी, उसको गाड़ी में रखा, इसके पास आ गया मनोज साइकिल वाले के पास। मैं कहा वैसे इस कार को चेक करो। बोले ये कहाँ से ले आए? मैं कहा तुम आम खाओ गुठली मत गिनो। बोले ये चेक करो। पहले तो मिट्टी उट्टी साफ करी। बोले भाई साहब इसकी बैटरी खत्म है, बैटरी लगानी पड़ेगी। कितने की आएगी? बोला 3,000 की। बोला फिर चल जाएगी क्या? मैंने कहा दौड़ेगी, और इसमें आता ही क्या है, बैटरी के अलावा तो कुछ आता ही नहीं। मैं कहा चल लगा दे। बैटरी लगा दी, कार चलने लगी बढ़िया से। मैं कह रही पुरानी सी लग रही है, नई कैसे लगे? बोलो भाई सब प्लास्टिक बॉडी है, भी स्प्रे पेंट कर देते, सब पेंट वेंट कर देंगे, स्टिकर लगा देंगे। आप बोलो तो म्यूजिक सिस्टम भी लगा दूं, जोनी जोनी यस पापा। तो मैं कहा ये सब अड़ंगा कितने का? बोले 2,000 का। मैं कहा चल तू ये भी लगा। कितने में पड़ी कार? 5,000 में। और वो ले जाके मैंने मेरी बेटी को दे दी। आज भी दोनों माँ बेटी को मालूम नहीं है सेकेंड हैंड चला रही है। समझ रहे हो मेरी बात? आप बताओ क्या मैं कंजूस हूं? क्या इसको कंजूसी कहेंगे? इससे बुद्धिमता कहेंगे। बेवकूफी में और कंजूसी में बहुत फर्क होता है। 15,000 का खिलौना लाके दो आप बच्चों को, वो खेलेंगे 5-10 दिन, फिर वो हमारे कबाड़ में पड़ेगी। तो जो काम 15,000 का था मैंने कितने में कर दिया? बच्ची को गाड़ी चाहिए थी, दिला दी, उसका शौक था पूरा हो गया। समझे कि नहीं समझे? एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जो अपने पैसों को जैसे खर्च करता है, क्या सरकारी विभाग के कर्मचारी उसको वैसे खर्च कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं जांच पड़ताल करूंगा। और इसको क्या कहते हैं? औचित्य अंकेक्षण कहते हैं। अर्थात खर्चों की बुद्धिमत्तापूर्ण आपको जांच करना है। समझ में आ रहा है? आपके पापा आपसे हिसाब मांगते हैं कि कहां कहां क्या क्या खर्चा किया, विश्वास की कमी है इसलिए तो हिसाब मांगते हैं। आपसे मांगते हैं हिसाब? नहीं मांगते।
कितना देते हैं? 10,000 रुपये दे दिए कि ले बेटा रख। आपसे एक एक पाई का हिसाब नहीं मांगते, तो हम मोटा मोटा ले लेते हैं। आपका नैतिक दायित्व क्या कहता है? नहीं, हिसाब तो दे रहे हो, खर्चा कहां करो? आपका नैतिक दायित्व क्या कहता है? बताओ, आपका नैतिक दायित्व क्या कहता है? कि जहां जरूरी है वहां खर्च करो। ऐसा नहीं कि एक टाइम खाना खा लें, एक टाइम फास्ट रख लें, ये तो आपके पिताजी को भी अच्छा नहीं लगेगा। खाना खाओ, जूस पियो, दूध पियो, हेल्थ का ध्यान रखो, उसमें खर्च करो। जहां जरूरी है वहां खर्च करो, जहां अवॉइड कर सकते हो वहां अवॉइड करो। ये नैतिक दायित्व ना। इसको जब पैसों से कनेक्ट करो तो इसको क्या कहेंगे? वित्तीय दायित्व। क्या कहेंगे? वित्तीय दायित्व। किसके लिए? पब्लिक के लिए। तो यहां पर आपको ये देखना है कि क्या पब्लिक फाइनेंशियल मॉरलिटी, पब्लिक फाइनेंशियल मॉरलिटी के सिद्धांतों की पालना की गई या नहीं की गई। सार्वजनिक वित्तीय नैतिकता, और ये कहती है कि साहब आप पब्लिक के पैसों को अपना पैसा मान के चलो, उस तरीके से खर्च करो जैसे आप अपने पैसे को खर्च करते। क्लियर है? तो ये मैंने आपको उचित अंकेक्षण समझा दिया है, पढ़ के सुना देता हूं। इसमें अंकेक्षक के द्वारा उन अनुचित दशाओं को, उन निष्फल व्यय को, जिसका कोई फल ही नहीं मिलने वाला, खोजा जाता है, जिन्हें आप क्या कर सकते थे? रोक सकते थे। जो आप नहीं भी करते तो भी काम चल जाता, भले ही वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? नियम स्वीकृति के अनुसार ही क्यों ना हो। क्योंकि देखा गया कि इन सबके बावजूद भी फिजूल खर्चियां हो रही है, तो इसलिए ऑडिट का कॉन्सेप्ट डाला गया। कौन सा? उचित अंकेक्षण। अब देखो हमारे को ऑडिट कैसी करनी है। यहाँ पर हमें एक खर्चे के लिए पूछना है कि खर्चा रूल्स के अकॉर्डिंग है क्या, खर्चा प्रॉपर्ली स्वीकृत है क्या, बजट के अकॉर्डिंग है क्या। खाली बिल वाउचर चेक नहीं करने यहाँ पे, और ये तक देखना है कि खर्चा क्यों किया गया, इसका जस्टिफिकेशन क्या है, इसका औचित्य क्या है। समझ में आ रहे? इस ऑडिट में हम क्या करते हैं? सार्वजनिक वित्तीय नैतिकता के हाई स्टैंडर्ड को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि सार्वजनिक अधिकारियों ने, सरकारी अधिकारियों ने मोरलिटी रखी या नहीं रखी। अर्थात वे सरसरी तौर पर किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए? मौके की डिमांड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। भाई जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो करने ही पड़ेंगे। आप शादियों में जाते हो, लोग शोबाजी के चक्कर में 10-10 तरह की सब्जी, 10-10 तरह की मिठाइयाँ, 10-10 तरीके की रोटियां बना देते हैं। खा सकता है कोई आदमी? तो इतना खर्चा करने का मतलब क्या है? सरसरी तौर पर मांग से, अवसर की मांग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कोई भी खर्चा खुद के लाभ के लिए ना हो कि किसके लाभ के लिए होना चाहिए? जनता के लाभ के लिए होना चाहिए। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? क्लियर है? आगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे, निष्पादन और निष्पत्ति अंकेक्षण।